नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़ एंड न्यूज़ दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज़, क्योंकि ये आपकी आमदनी, आपकी तनख्वाह, आपकी नौकरी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, आज की बड़ी खबर क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे छापा है, 2 ऑप्शंस ऑफर्ड टू स्टेट्स, ओनली वे आउट सेज सेंटर। इसी को इंडियन एक्सप्रेस ने क्या कहा है? अमित जीएसटी राव, सेंटर सिग्नल्स इट विल नॉट बोरो। तो जैसा हम दर्शकों को लगातार बता रहे थे कि जो जीएसटी का पैसा है वो केंद्र अभी राज्यों को नहीं दे रहा है, उसमें 97,000 करोड़ और 2,35,000 करोड़, ये 2 अलग अलग रकम है। अब केंद्र ने 2 विकल्प दिए थे कि आप 97,000 करोड़ ले लो या 2,35,000 करोड़, ये आप बोरो कर लो आरबीआई से। राज्य कह रहे थे नहीं, केंद्र बोरो करे और हमें हमारा जो नुकसान हुआ है या जो संवैधानिक आपकी ऑब्लिगेशन है उसकी भरपाई करो। तो 2 टूक अब राज्यों को कह दिया गया है, भैया या तो आप बोरो कर लो, हम तो बोरो करने वाले नहीं है। केंद्र ने हाथ खड़े कर दिए हैं, सीधा मतलब ये है सिद्धार्थ। नहीं, मुझे लगता है संदीप की जो पीछे एक बैठक भी हुई थी, मतलब जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और साथ ही जो राज्यों के वित्त सचिवों के साथ, तो उसमें एक कोशिश की थी केंद्र सरकार ने कि राज्य सरकारों को साथ जो है एक समन्वय बैठा पाए इस बात को लेके। और मुझे लगता है जो आज जो खबरें छपी हैं उससे एक इंडिकेशन ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज की पोजीशन में है। और वो एक बात जो अभी तक जो वो डिनाई कर रहे थे कि देखिए, कॉम्पनसेशन सेस का जो मकसद है वो सिर्फ यही था कि जो जीएसटी के रोल आउट से जो नुकसान होगा राज्य सरकारों को, उसकी भरपाई ही केवल कॉम्पनसेशन सेस से होगी। लेकिन अब मुझे लगता है उन्होंने एक बात और स्वीकार की है कि जो कोविड-19 से भी जो नुकसान हो रहा है वो उसकी भरपाई भी कॉम्पनसेशन सेस से ही होगा। लेकिन जो बात जो दोनों सरकारों के, जो राज्य सरकार और केंद्र के बीच में जो टकराव है, वो इस बात को लेकर है कि इस पैसे को कौन जो है जुटाएगा, कहाँ से आप जो इसकी जो बोरोइंग की बात हो रही है। तो जो केंद्र सरकार का ये कहना है कि अभी भी राज्य सरकारों के पास जो उनकी बोरोइंग लिमिट है उसका इस्तेमाल उन्होंने बहुत कम किया है। 3% तक कर सकते हैं, अभी 3% भी पैसा नहीं उठाया है राज्यों ने, वो ये कह रहे हैं। एक तो 3 है ही है संदीप, उसके साथ क्या था कि कुछ जब कोविड-19 आया तो केंद्र सरकार ने इसको और फ्लेक्सिबल कर दिया था। इसमें 5 तक, और बल्कि उसमें आधा और 5.5 तक भी आप ले सकते हैं। तो वो अच्छा, दोनों जो बोरोइंग पैटर्न है, जो दोनों ऑप्शंस दिए हैं, उसमें भी ऐसा है कि अगर आप 97,000 करोड़ वाला लेते हैं तो उसमें भी राज्य सरकार को थोड़ी ज्यादा स्पेस है, वो बोरो कर सकती है खुद। लेकिन वो टकराव यही है क्योंकि राज्य सरकार ये कह रही है कि साहब हम क्यों बोरो करें और केंद्र सरकार हमको बोरो करके दे। नहीं, वैसे भी संवैधानिक जो व्यवस्था है, राज्यों के तर्क में दम है। राज्य बोरो नहीं कर सकते हैं, जो हमारी दरअसल संवैधानिक व्यवस्था है। नहीं, राज्य बोरो तो करते हैं संदीप, ऐसा नहीं है। हाँ। केंद्र सरकार का ये तर्क है कि देखिए साहब, ये कॉम्पनसेशन सेस पर हक किसका है? ये कॉम्पनसेशन सेस पर हक राज्य सरकारों का है। तो मैं इसके बिना पे कैसे बोरो कर लूं? क्योंकि ये जो भी पैसा आएगा उस पर राइट राज्य सरकारों का है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार इस कॉम्पनसेशन सेस में आने वाले पैसे के एवज में वो उतना पैसा बोरो कर ले। तो और इसका जो भी इंटरेस्ट भी होगा वो भी इसी कॉम्पनसेशन सेस से पे आउट हो जाएगा। दूसरा मुझे लगता है, देखिए, केंद्र सरकार अभी चाहती है, चूंकि जैसे अभी हमने पहले भी ये बात कही कि अभी भी आपने जो आपकी बोरोइंग लिमिट्स है उनको पूरा एक्सरसाइज नहीं किया है, तो केंद्र सरकार ये चाहती है कि राज्य कम से कम जो है बोरो करें, वो 97,000 करोड़ वाला ऑप्शन मान लें, ताकि, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी जरूरत है कि आपको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी पैसा छोड़ना है। अगर केवल सरकारें ही सारा पैसा बाजार से कर्ज उठा लेंगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा सरकार के वादे का क्या हुआ? जो संसद के पटल पर वादा दिया गया था कि जितना आप कमाते थे करों के जरिए उस पर 14% हम बढ़ाकर देंगे,
ये सॉवरेन गारंटी थी, सदन के पटल पर कहा गया, अब कहा जा रहा भैया हम तो दे नहीं सकते, आप बोरो कर लो। तो ये नहीं, तो देखिए, पूरी की पूरा का पूरा जो वादा था उसको आपने उल्टा कर दिया। देखिए, ये बात तो हम बिल्कुल पहले भी कहते आए हैं कि देखिए, जब जीएसटी को जो है बहुत बड़ा फेडरलिज्म की बहुत बड़ी जीत माना जाता था, उसका उदाहरण दिया जाता था, कैसे केंद्र और राज्य सरकार जो है एक साथ मिलकर इतना बड़ा समन्वय जो है उसके बाद जीएसटी को लागू किया। राज्य सरकारों ने अपनी टैक्स करने की जो पावर्स थी उनको छोड़ दिया, सारे कुछ पावर्स केंद्र सरकार के पास आ गई और एक मोटे तौर पे हम लोगों ने यही समझा था कि 5 साल तक केंद्र सरकार जो भी नुकसान होगा जीएसटी से, वो राज्य सरकारों को भरपाई उसकी करेगा। लेकिन अब जब ये कोविड-19 आया तो केंद्र सरकार अटॉर्नी जनरल के पास गई और उन्होंने जो इसका कॉम्पेंसेशन की एक जो व्याख्या अटॉर्नी जनरल ने की, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि देखिए साहब, आप वहीं तक जिम्मेदार है केंद्र सरकार जहां तक रोल आउट जो जीएसटी के जो इम्प्लीमेंटेशन से नुकसान होगा उसकी भरपाई तो आप करेंगे, लेकिन कोई कोविड-19 जैसी स्थिति आ जाए, कोई ऐसी दैविक आपदा आ जाए, तो इस स्थिति से निपटने के लिए कहीं न कहीं मुझे लगता है उसी के लिए ये रूपरेखा हाँ, खींची फोर्स जा रही है। मेजोर को आपने लागू कर दिया ना बेसिकली। एक्ट ऑफ गॉड भी वो इसीलिए कहा गया था, उस पर बड़ी राजनीति भी हुई। लेकिन देखिए अब इसमें होगा क्या, राज्य कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं, तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं बचे, विकास कैसे करेंगे। तो इसमें संघीय ढांचे पर दबाव भी आने वाला है। और ये दबाव क्यों हो रहा है, अब एक और बड़ी खबर है, इंडियन एक्सप्रेस ने इकोनॉमी पेज पर छापी है, कोविड-19 इंपैक्ट 15.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट लोन्स कम अंडर स्ट्रेस। यानी कि 15,50,000 करोड़ का जो लोन लिया गया, कॉर्पोरेट लोन्स थे, वो दबाव में आ गए हैं, वो अपना ब्याज नहीं भर पाएंगे, अपनी किस्त नहीं अदा कर पा रहे हैं। और ये तो कोरोना के संकट काल की बात है। ये केवी कामत कमेटी की रिपोर्ट है, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। वो क्या कह रहे हैं कि कोविड से पहले भी, कोरोना संक्रमण से पहले भी 23,71,000 करोड़ रुपए के लोन्स स्ट्रेस में थे। तो 23,71,000 करोड़ को 15,50,000 के साथ जोड़ दिया जाए तो 37,72,000 करोड़ के लोन, बैंकों के 72% जो उन्होंने कर्ज दे रखा है, वो दबाव में आ गया है। तो मतलब बैंकिंग सेक्टर के लिए तो बहुत ही बुरी खबर है, जो अभी तक खुलकर नहीं कही जा रही थी। केवी कामत कमेटी की रिपोर्ट ये आंकड़े लेकर आ रही है। सिद्धार्थ, नहीं, देखिए, बैंकिंग सेक्टर की स्थिति संदीप 2014 से अगर हम देख लें तो लगातार बैंकिंग सेक्टर की हालत खस्ता है। और वो क्यों है? बेसिकली क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी, अर्थव्यवस्था में अगर प्रेशर रहेगा, अर्थव्यवस्था पे दबाव है और लगातार हम देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी गिर रही है और इस साल की पहली तिमाही में तो वो 25% की उसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन है। तो संदीप, बिल्कुल ये ऑब्वियस है, क्योंकि अगर इकोनॉमी नहीं चल रही तो जिन लोगों ने आपसे कर्ज ले रखा है उनके पास धंधा नहीं, उनके पास आपके कर्ज को पे करने की कैपेसिटी नहीं, ना वो अपने इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे होंगे। और इसी वजह से हमने देखा होगा कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग बड़ी तादाद में पीछे भी हुई थी, ऐसा नहीं है। और सरकार ने तकरीबन पिछले 3-4 साल में सरकारी बैंकों की अगर हम केवल बात कर लें तो 5 लाख करोड़ की पूंजी डाली है। वो क्यों डाली गई? वो इसीलिए डाली गई। आपने कैपिटल क्यों डाली? कैपिटल डालने के बाद क्या हुआ कि वो जनरल जो आपके रेशियोज थे, एनपीए लेवल थे, क्योंकि आपने ज्यादा पैसा डाल दिया, उनकी कैपेसिटी बढ़ा दी, उनकी कैपिटल बढ़ गई, तो अपने आप एनपीए लेवल्स नीचे आ गए। लेकिन अब एक बार फिर जब कोविड-19 आ गया है तो इसके बाद ये मतलब जो सारी कंपनीज का कामकाज एकदम से जब लॉकडाउन हुआ तब बंद हो गया। लेकिन जो उनकी फिक्स्ड कॉस्ट थी, जो उनके रेंटल्स थे, उनके जो प्रॉपर्टी जो उन्होंने सैलरीज देनी थी, जो उनके पेमेंट्स थे, इंटरेस्ट थे, तो ईएमआईज थी, इन पे तो रोक लगी नहीं, क्योंकि उनके आउटस्टैंडिंग खड़े हुए थे, लेकिन उनकी इनकम जो है वो बंद हो गई थी। और इसके बाद कोविड-19 के बाद एक बात बड़ी क्लियर है कि इतने बड़ी संख्या में इतनी बड़ी कंपनियां हैं जो कि बहुत ही इस समय संकट काल में से गुजर रही हैं। इसका कुछ आंकड़े मैं दे दूं सिद्धार्थ। देखिए 15,50,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में कहां पर जो लोन है वो दबाव में आ गए हैं। 5,42,000 करोड़ तो जो रिटेल होलसेल ट्रेडर्स, जो दुकानदार हैं, उनको दिए गए थे पैसे। 1,94,000 करोड़ रोड सेक्टर के लिए, सड़क निर्माण के लिए। टेक्सटाइल सेक्टर 1,89,000 करोड़। उसके बाद इंजीनियरिंग 1,18,000 करोड़, पेट्रोल एंड कोल प्रोडक्शन 73,000 करोड़, पोर्ट्स 64,000 करोड़, सीमेंट 57,000 करोड़, केमिकल्स 54,000 करोड़। ये सारे कोर सेक्टर्स हैं सिद्धार्थ।
संदीप कोर सेक्टर तो है ही है, उसके अलावा देखिए हर सेक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि अब कोई चीज आइसोलेशन में तो चलती नहीं है संदीप। तो अगर और हम लोग पीछे भी देख रहे थे, जो रोड सेक्टर में अगर जो सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उसकी जो अन्य सब्सिडरी है, इनकी अकेले बाजार में देनदारियां 7 लाख करोड़ के आसपास हैं। ये तो बैंक लोन्स की आप बात कर रहे हैं, सेक्टोरल जो बैंक लोन्स है। उसके अलावा जो इसमें शायद मेंशन नहीं किया गया, रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बड़े स्ट्रेस में है, एविएशन बहुत बड़े स्ट्रेस में, क्योंकि अभी उनके लोन्स की जो रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई है या वो एनपीए नहीं हुए थे, तो वो इस शायद यहाँ पे उन फिगर्स को अभी आप नहीं दिया लगातार गया। जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं ना, एक और खबर जोड़ दूं, वो बहुत अहम खबर है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने क्या कैसे छापा है इसे? 26 सेक्टर्स आइडेंटिफाइड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। RBI broadly accepts Kamath panel suggestions. Bankers say 4 to 4.5 trillion loans may need recast. इसी को इकोनॉमिक टाइम्स ने कैसे छापा है? कामत पैनल प्रपोजेस सेक्टर स्पेसिफिक रेशोज। तो यहां पर 26 सेक्टर, और इन सेक्टर्स में कौन कौन से का जिक्र किया गया है? एविएशन, रियल एस्टेट जो आप कह रहे थे, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन, रोड्स, होलसेल ट्रेडिंग, टेक्सटाइल, टूरिज्म, और इनको माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर सेक्टर्स में बांटा जाएगा। और इनके लोन रिकास्ट अब करने के जो सजेशंस दिए हैं केवी कामत ने, वो मान भी लिए गए हैं। आरबीआई ने ब्रॉडली एक्सेप्ट कर लिया है उन सजेशंस को। संदीप तकरीबन 26 सेक्टरों में तकरीबन मुझे लगता है 80% ऑफ दी जो इकोनॉमी है वो कवर हो जाती है। शायद ही कोई मतलब प्रमुख सेक्टर ऐसे कोई नहीं बचे हैं जिनको ये रिपोर्ट कवर नहीं, जिनके लोन्स रिस्ट्रक्चर नहीं होंगे। लेकिन इसमें जो समस्या है, जो केवी कामत की रिपोर्ट है, आरबीआई ने उसको तुरंत मान भी लिया, ताकि क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रोसेस दोबारा जो है फटाफट शुरू हो जाए। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है? अभी आपने मतलब मैं देख रहा था कई ऐसी खबरें हैं, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर ने बोला है कि साहब जो उन्होंने मानक बनाए हैं, किन मानकों पे बैंक्स जो है कंपनियों को रेट करेंगे और उसके बाद उनके रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन्स, वो काफी स्ट्रिंजेंट है। देखिए 2009 में भी एक बार रिस्ट्रक्चरिंग का लोन रिस्ट्रक्चरिंग में भी, रिकास्टिंग में भी 4 से 4.5 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी तत्काल, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। मुझे लगता है जो टोटल लोन रिकास्ट होगा वो हो सकता है कि 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो। मेरा अंदाजा ये है कि शायद 8 लाख करोड़ तक ये फिगर जा सकती है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे एविएशन सेक्टर है, जो एविएशन के लिए मानक तय किए गए हैं या रियल एस्टेट के लिए मानक तय किए गए हैं, ये काफी स्ट्रिंजेंट है, काफी कठोर है। तो क्या इन मानकों पे बैंक्स रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे लोन्स? हालांकि आरबीआई ने उसमें एक बात और कही है, अपनी जो गाइडलाइंस इशू की है, कि बैंक्स इनको और मतलब अगर उनको लगता है कि इनमें कुछ ऊपर नीचे बदलाव भी करना है तो वो इनको इस तरफ से भी लूजली देख सकते हैं। लेकिन समस्या ये आती है जब आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, अगर आप कोई भी बैंक उस स्ट्रक्चर से जल्दी बाहर नहीं जाएगा, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसको दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग के जो मानक हैं काफी पेचीदे हैं, मतलब उतने सिंपल है नहीं ये। और मुझे लगता है देखिए दोनों बातें, अगर उनको आप बहुत सिंपल कर लीजिए तो बहुत लोग इसका फायदा भी, नाजायज फायदा भी उठा लेती हैं। हाँ, ये हम लगातार चर्चा करते हैं इस बारे में। तो मुझे लगता है कि बैंक्स और कंपनियां, हालांकि बैंक्स भी जो है आगे बढ़कर आ रहे हैं, वो भी तैयार हैं कि जो जरूरतमंद कंपनीज हैं जो सही में परेशानी में हैं, तो उनके लोन्स को रिस्ट्रक्चर करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। और इसके अलावा बैंक्स के पास भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि या तो फिर बैंक्स उनको एनपीए डिक्लेयर कर दें, अगर एनपीए डिक्लेयर कर दें तो आपको उनके लिए फिर प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। प्रोविजनिंग का मतलब है कि फिर से सरकारी बैंकों में सरकार जो है पूंजी डाले और प्राइवेट बैंक अपनी पूंजी बाजार से जुटाएं। अब एक और खबर, आप ऑटोमोबाइल्स के बहुत बड़े फैन हैं, मोबाइक्स की बात कर लूं आज। इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी है, दिवाली में अराइव ऑन अ मोबाइक दिस फेस्टिव सीजन। 20 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल्स का उत्पादन की उम्मीद की जा रही है। अक्टूबर में 15 महीने का सबसे ऊंचा आंकड़ा होगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगी ये। तो हीरो मोटोकॉप हो, बजाज ऑटो हो, टीवीएस मोटर, रॉयल एनफील्ड, वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर इस बार दिवाली में जाना चाहते हैं। नहीं ठीक है, बिल्कुल। हमको लगता है कि कोविड-19 के बाद अगर एक सेक्टर जिसमें हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि एक्टिविटी हो रही है या सेल्स जो है बढ़ रही है, वो है
ऑटोमोबाइल, चाहे वो छोटी कारों की बात हो या बाइक्स की बात हो। और देखिए और बाइक्स का COVID-19 इसे रूरल डिमांड से भी जोड़ सकते हैं। ग्रामीण बिल्कुल। इलाकों में डिमांड दिख रही है, और अब मौसम भी फेस्टिव मौसम शुरू होगा, शादी ब्याह भी शुरू होंगे, तो वहां मोटरसाइकिल की डिमांड यकायक बढ़ेगी। वो भी है संदीप। और मतलब मुझे लगता है एक एग्रीकल्चर सेक्टर या रूरल एरिया ऐसा, अभी भी रूरल इकोनॉमी ऐसी है जिसपे कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। वहाँ कम से कम जो उनकी जो इस बार हमने देखा खरीफ की जो रकबा है या एरिया अंडर सोइंग है, वो भी काफी बढ़ा है और अभी भी बॉयंट है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई किसी तरह का स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे ट्रैक्टर्स की सेल भी बढ़ी है, साथ ही बाइक्स की सेल जो है बिल्कुल जो है डिमांड बहुत रोबस्ट है। और शहरों में भी इस बार होगी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हर आदमी अपना खुद का साधन ढूंढ रहा है। ठीक है, मेट्रो वगैरह आज हम लोगों ने अब शुरू कर दी है, लेकिन अगर व्यक्ति बच पाएगा तो मुझे लगता है हर व्यक्ति अगर अफोर्ड कर पाएगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो नीचे की क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, वो मुझे लगता है बाइक्स वगैरह की सेल्स बढ़ेंगी। इसीलिए कंपनीज उस पर बहुत ज्यादा ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, और दिवाली पे मुझे लगता है कई बड़े मतलब अच्छे अच्छे लुभावने ऑफर्स भी लोगों को आएंगे। और मोटरसाइकिल्स की बात हो रही है तो हार्ले डेविडसन की भी बात कर लेते हैं। मतलब आइकन है वो हार्ले डेविडसन। मोटरसाइकिल फैन का एक सपना होता है कि मेरे पास हार्ले डेविडसन हो, और हार्ले डेविडसन भारत में लाना, और उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी लग रही है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप भी उनकी पैरवी करते घूम रहे थे। पर इंटरेस्टिंग खबर क्या है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने बिजनेस पेज पे छापी है। हार्ले में राइड विद हीरो मोटो फॉर इंडिया ऑप्स। अब इसमें कोई बोल नहीं रहा है, मुंजाल साहब भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, और महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, तमाम लोगों से पहले डील की बात हो रही थी। अब लग रहा है कि हीरो मोटो और हार्ले डेविडसन मिलकर हार्ले डेविडसन को भारत में लेकर आएंगे। नहीं, अच्छी खबर है हमारे फैंस के लिए। और मतलब चूंकि अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंडिया में होगा, मुझे पता नहीं इस खबर में आप क्या मतलब क्या डिटेल क्या है, क्या इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे वो? हाँ, इंडिया में ही प्रोडक्शन की बात हो रही है, टाई अप यही हो रहा है। नहीं तो वो बड़ी अभी मतलब बोल नहीं रहा है कोई। जी, हार्ले डेविडसन मतलब बहुत अभी भी मुझे लगता है मतलब एक आइकन सिंबल है हमारे देश के जो मुख्य चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उनकी भी एक तस्वीर छपी थी पिछले उस दिनों। पे बड़ा बवाल हुआ ट्वीट को लेकर। जी। अब मानना का केस बन गया, प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगा। जी, तो हार्ले डेविडसन की एक अपनी सेगमेंट है, महंगी बाइक है, मतलब ऐसा आम आदमी के लिए तो है नहीं। तो और मुझे लगता है उससे मतलब किसी भी कंपनी को की जो उनकी नॉर्मल बाइक्स की सेल्स हैं जो एक लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट में, तो उस सेगमेंट में वो है नहीं, इट्स अ निश। तो वो वही लोग खरीदते हैं जो बाइक के शौकीन होते हैं, और हाँ। महंगी बाइक है। आजकल अच्छी भी बात आप है। देखिए वीकेंड पे एक्सप्रेस वे पे मैं रहता हूं, और सुबह सुबह हार्ले डेविडसन वाले अपनी बाइक्स को जूम करते हुए घूमते हैं। हाँ संदीप, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे लगता है इसकी कीमत शायद 5-5 लाख रुपए है। मतलब मुझे बहुत जानकारी नहीं है, महंगी बाइक है। हाँ। तो उतने में तो आप ठीक ठाक सी गाड़ी खरीद लेंगे। तो ये वही लोग खरीदते हैं जो मतलब बाइक के शौकीन हैं, हाँ। जिन्हें उस रफ्तार बाइक पे रफ्तार करने में मजा आता है। मतलब अगर खुली सड़कों पे आप चलाइए तो जो पावर है उस बाइक में, हाँ। तो उसका अलग ही एक मजा और अंदाज होता है। और अच्छी बात है, अब देश में अगर प्रोडक्शन होगा तो अच्छी बात है हमारे, मतलब इसमें कोई हाँ, अभी कोई बोल नहीं रहा है, नहीं। पर ये खबर है तो कहीं ना कहीं देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। जो एक वो कहावत है ना, धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।